दवाखाना। दोस्तों, ये एक ऐसे दवाखाने की कहानी है जहाँ से आज तक कोई ज़िंदा वापस नहीं आया, यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी। सस्पेंस से भरी ये कहानी आपको हिला कर रख देगी, तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कितनी बकवास जगह है, न बिजली का ठिकाना और न ही ढंग के इक्विपमेंट्स। कसम से पूछता रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ तुम भी इधर ही आ जाओ। काम में न सही, कम से कम तुम्हें देखकर ही अपना टाइम पास करता रहूँगा। अपनी पत्नी शालिनी से बातें करना, शाम के सफ़र को रात की मंजिल तक पहुँचाना, यही मेरा काम था। दिन भर बैठकर मक्खियाँ मारना और रात को अपनी पत्नी से बातें करना। मैं पेशे से सरकारी डॉक्टर हूँ और शहर से मेरा तबादला इस फालतू से गांव में इसलिए हुआ क्योंकि मैं सरकारी दवाइयों की चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। एक सरकारी डॉक्टर को मिलता ही कितना था, 16-16 घंटे काम और तनख्वाह हथेली पर। वैसे दवाइयों की चोरी में मैं अकेला गुनहगार नहीं था, पर मेरे से ऊपर जो बड़े डॉक्टर बैठे थे उनकी नज़र में मैं छोटा आदमी था, इसीलिए गुनहगार सिर्फ मैं ही बना। पर अभी केस चल रहा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद फिर से वापस मुझे कलकत्ता बुला लें, मगर मामला ठंडा होने तक मुझे इसी गांव में सड़ना है। हफ्ते बीत गए मगर एक मरीज़ यहाँ झांकने तक नहीं आया। आसपास पूछा, जब खबर ली तो पता लगा कि यहाँ लोग आयुर्वेदिक दवाइयों को ज़्यादा मानते हैं। मेरे लिए तो सब अच्छा ही था, खामखा टेंशन कौन पाले। ऐसे ही एक रात मैं अपनी पत्नी शालिनी से बात करके क्लिनिक में ही सोने वाला था कि तभी अचानक क्लिनिक का फ़ोन बजा। फ़ोन की आवाज़ सुन मैं चौंक गया। क्लिनिक का फ़ोन चलता है, अगर पहले पता होता तो मैं दिन भर अपने फ़ोन का बिल क्यों बढ़ाता। खुद से कहता हूँ, फ़ोन उठाने जा ही रहा था कि तभी फ़ोन कट गया। अच्छा हुआ कि कट गया, मैं तो उठा ही था काटने के लिए। अब इतनी रात को बाहर कौन जाए। खुद से बड़बड़ाता हुआ मैं वापस कुर्सी पर सोने चल दिया। तभी फ़ोन फिर से बज उठा। मैंने पहले ही सोच लिया था कि फ़ोन उठाते ही पहले मैं भरपेट गाली दूंगा, फिर बिना कुछ सुने फ़ोन काट दूंगा। इस बार भी मेरे फ़ोन उठाने से पहले ही फ़ोन कट गया। रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए मैंने इस बीमारी का हल पहले ही ढूंढ लिया। मैंने तुरंत ही फ़ोन की तार काट दी और वापस अपनी कुर्सी की ओर चल पड़ा। मगर इससे पहले मैं चैन से बैठ पाता, फ़ोन फिर से बजने लगा और एक बार फ़ोन की घंटी के साथ मेरे बदन का रोम रोम सिहर उठा। मुझे अब किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था। मैं वापस एक बार फिर फ़ोन की ओर बढ़ा। जब मैंने फ़ोन उठाकर देखा तो तार लगी पड़ी थी। ये कैसे मुमकिन था? अभी 1 मिनट पहले तो मैंने फ़ोन की तार निकाली थी और मेरे अलावा पूरे क्लिनिक पर कोई था भी नहीं। फिर यह खुद वापस कैसे जुड़ सकती है? इस वक्त मेरे मन को बस यही सवाल आ रहा था। इससे पहले इस बार भी फ़ोन काटता, मैंने तुरंत फ़ोन उठा लिया। कौन है? अरे, जब बात ही नहीं करनी होती तो फ़ोन क्यों करते हो आप लोग? टाइम देखा है, सो जाओ आराम से। मैंने बिना सामने वाले की बात सुने फ़ोन वापस रख दिया, लेकिन इस बार मैं कुर्सी की तरफ नहीं गया, वहीं फ़ोन के पास खड़ा रहा। मुझे यकीन था कि फ़ोन वापस से आएगा, लेकिन ये मेरा वहम था। लगभग आधे घंटे नींद में फ़ोन के पास ही खड़ा रहा, पर फ़ोन से चूं की आवाज़ भी नहीं निकली। अब जब मुझे नींद पर काबू नहीं हो रहा तो मैंने टेलीफोन का तार निकाला और टेलीफोन से उसका रिसीवर भी अलग करके वापस कुर्सी पर सोने चला गया। रात अब अपने उफान पर थी और मैं सपनों में अपनी पत्नी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था कि एक बार फिर टेलीफोन बजा, जिसकी आवाज़ सुन मैं आग बबूला होकर फ़ोन के पास गया तो देखा फ़ोन का रिसीवर उसके ऊपर रखा है और तार वापस जुड़ी हुई है। सच कहूँ तो मुझे डर बहुत लग रहा था, जिसे मैंने अपने गुस्से में बदला और टेलीफोन उठाकर ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया। ज़मीन पर लगते ही टेलीफोन के 100 टुकड़े हो गए थे। इस पर भी जब मेरा पेट नहीं भरा तो मैंने टेलीफोन का तार लिया और उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। मेरी आंखें तो टेलीफोन के टुकड़े ही देख रही थी, पर मेरा दिल कह रहा था कि हो न हो ये फ़ोन फिर ज़रूर बजेगा। मैं टेलीफोन के टुकड़े अपनी गोद में भरकर बाहर आ गया और उसे पूरे जी जान से जितना दूर फेंक सकता था फेंक दिया। फिर वापस डरा सहमा कुर्सी पर बैठा। नींद अब मेरी आंखों से पूरी तरह से ओझल हो चुकी थी। अब तो वो टेलीफोन बज ही नहीं सकता। अब बजने के लिए टेलीफोन होना भी तो चाहिए। मन ही मन अपने किए पर खुश होता हुआ
मैं वापस से नींद की गोद में जाने लगा था, पर अब मुझे सोना नहीं था। रात काफ़ी हो चुकी थी तो शालिनी से बात भी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैं कोई फालतू सी गेम खेलने लगा। अभी कुछ मिनट गुजरे ही थे कि अचानक फ़ोन की डिस्प्ले और फ़ोन मेरे हाथ में फट गया। फ़ोन फटने की वजह से मेरे हाथ की उंगलियां उधड़ चुकी थीं। खून तो ऐसे बह रहा था जैसे किसी नलके से पानी बह रहा हो। मैं तुरंत दर्द से तड़पता हुआ अंदर कैबिन में गया और ख़ुद ही अपना इलाज करने लगा। मुझे इतना तेज़ दर्द हो रहा था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी, मगर मैंने अपना इलाज अभी शुरू ही किया था कि पूरे क्लिनिक की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा पसर गया। इस बत्ती को भी साला अभी जाना था। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी मुसीबत पहले शुरू हो जाती है। पहले दूसरे हाथ का इलाज करूं या पूरे क्लिनिक में टॉर्च ढूंढूं। मैं चीज़ों को टटोलता हुआ अंधेरे में ही टॉर्च ढूंढने के काम में लग गया था। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर मेरी जान में जान तब आई जब मुझे टॉर्च मिली, जिसकी रोशनी में एक बार फिर से मैं अपना इलाज शुरू करने जा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका मुझे डर था। मैं वापस अपने कैबिन में घुसा ही था कि एक बार फिर से मुझे टेलीफोन के बजने की आवाज़ सुनाई दी। टेलीफोन की आवाज़ सुन मेरा सारा बदन ठंडा पड़ गया। इस वक्त मेरे डर की कोई इंतहा नहीं थी। मैंने तुरंत ही टॉर्च की रोशनी से क्लिनिक के कोने में देखने लगा। मेरे हाथ कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी के साथ अपनी नज़रें दौड़ाते जा रहा था। मैं खुद से यही सवाल कर रहा था कि क्या सच में यहाँ किसी भूत, पिशाच या चुड़ैल का साया तो नहीं है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। किसी भी चमत्कार पर यकीन करने से पहले मैं अपने इलाज पर यकीन रखता हूँ। लेकिन आज इन सब बातों पर यकीन करने का दिल नहीं करता था। मैं इसी सोच में डूबा हुआ था और क्लिनिक को गौर से देख ही रहा था कि अचानक से मेरे दिल की धड़कनें थम सी गई। मेरी आंखों के ठीक सामने टॉर्च की रोशनी में वो टेलीफोन बज रहा था, बिल्कुल सही सलामत, जैसे एकदम नया का नया किसी ने लगाया हो। इस बार मैं फ़ोन उठाने उसके पास नहीं गया, बल्कि वहीं खड़ा देखता रहा। लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि फ़ोन लगातार बजे जा रहा था, जिसकी आवाज़ सुन मेरा माथा फटने को हो गया था। अब तो ऐसा लगने लगा जैसे वो टेलीफोन मेरे सर के ऊपर ही बज रहा है, जिस वजह से मुझे चक्कर आने लगे थे। पर इसकी एक वजह और थी, मेरे हाथ से लगातार रिसता रहा खून। विनय, फ़ोन को रहने दे, बस जल्दी से अपना इलाज कर और क्लिनिक से ज़िंदा निकल। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो तेरी समझ से बिल्कुल परे है। मैं इन शब्दों से खुद में हिम्मत बांध रहा था, पर जैसे ही मैंने नज़रें घुमाई, वो टेलीफोन ठीक मेरे सामने कैबिन की टेबल पर रखा हुआ था और लगातार बजे ही जा रहा था। मैंने तुरंत ही टेलीफोन का रिसीवर उठा लिया और उठाते ही बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। कौन हो तुम? क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा सिर फट रहा है, मैं पागल हो जाऊँगा। हेलो, अरे कुछ तो बोलो। मेरे इतना कहने पर भी जब मुझे किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी तो मैं तुरंत ही क्लिनिक से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ा, पर क्लिनिक के सारे दरवाजे बंद थे। यहाँ तक कि किसी ने खिड़कियों पर भी जाली लगा दी ताकि कोई यहाँ से भाग न सके। मुझे मेरी मौत का डर सताने लगा, जिस डर से मैंने क्लिनिक से बाहर जाने का हर दरवाज़ा पीटा, गिड़गिड़ाया, चीखा, पर मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया। बाहर निकलने की मेरी सारी नाकाम कोशिशों के बाद भी मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा ज़मीन पर सैकड़ों एक जैसे टेलीफोन बिछे हुए हैं। अचानक सभी एक साथ बजने लगे, जिसकी आवाज़ सुन मैं पागल सा हो गया। मैं पागलों की तरह कभी किसी टेलीफोन को लात मारता तो कभी किसी का हाथ से तार काटता, मगर मेरी सारी कोशिशें नाकामयाब रही। टेलीफोन की आवाज़ सुन मेरा दिमाग फटने को हो गया था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और कब मैं हमेशा हमेशा के लिए सो गया पता ही नहीं चला। अगली सुबह हवलदार, एक और सुसाइड। पता ही नहीं यहाँ लोग मरने के लिए क्यों चले आते हैं। हवलदार धनीराम ने इंस्पेक्टर दुष्यंत से पंचनामा भरते हुए कहा। हवलदार धनीराम की बात सुन दुष्यंत ने कहा, तू अब तक नहीं समझा? कुल मिलाकर ये इस क्लिनिक का 13वां सुसाइड है। जो भी यहाँ आता है मरने के लिए नहीं आता, बल्कि उसे मरने के लिए भेजा जाता है। ज़रूर इस पर भी कोई मुकदमा चल रहा होगा। धनीराम, हाँ सर, इसने 150 करोड़ की सरकारी दवाइयों का घपला किया था, उसी की वजह से तो इसे यहाँ ट्रांसफ़र मिला। दुष्यंत, हवलदार,
इसने सुसाइड के लिए कौन सा हथियार यूज़ किया है? धनीराम: हथियार मतियार छोड़ो साहब, इसने तो टेलीफोन के तार से अपना गला दबा लिया है। और इससे पहले जो आया था उसने तो खुद का ही ऑपरेशन कर डाला, और उससे पहले वाले ने तो खुद के ही टुकड़े टुकड़े कर डाले थे। पता नहीं क्या है इस दवाखाने में, जो आता है खुद को मार डालता है। इस पर इंस्पेक्टर दुष्यंत ने सिगरेट का बड़ा सा गुब्बारा अपने मुंह से निकाल आसमान में लहराते हुए हवलदार से कहा, धनी, हमें नहीं पता, लेकिन जो इनको यहाँ मरने के लिए भेजता है उसको इस दवाखाने के बारे में अच्छे से पता है। बड़ी सफाई से वो अपना रास्ता साफ करता है। और अगर तुझे भी जानना है तो तू भी किसी दिन दवाखाने में एक रात रुक कर देख, जिंदा रहे तो मुझे भी बताइयो। तो प्यारे दोस्तों, कहानी को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भूत वाला इमोजी ज़रूर भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।